हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और मेरे हाथ दूसरा एक मैथमेटिक्स का पेपर लगा है, जिसके लिए मैं थैंक यू करूंगा शिव कुमार यादव का। उसने मुझे पेपर दिया, मैंने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और अभी तक आप ये पेपर पहुंच रहा है। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही बहुत सारे वीडियो बनाने का। तो विदाउट टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं मैथ्स का। आई थिंक ये गुजरात यूनिवर्सिटी का है 2019। अगर नहीं भी है फिर भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कोई भी जगह का बीएड का पेपर हो, कंटेंट में एनसीईआरटी ही है 6 to लेके 10 तक। सो इट कैन बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द वैल्यू ऑफ -4/5 × 3/7 × 15 × 6 -14/9, इन सभी को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर आप कट करोगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा 1/2। सेकेंड, इफ़ पेरीमीटर, अच्छा यहाँ पे पैरामीटर लिखा था बट एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है, पेरीमीटर है। इफ़ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 13 एंड द ब्रेड्थ इज़, यहाँ पे 23/4 नहीं है, 2 × 3/4 है, जिसकी वजह से आंसर नहीं आ पाता। क्योंकि मैंने भी ये कोशिश की बट आंसर कुछ अलग ही आया, तो मैंने क्रॉस चेक किया नोटबुक से, सॉरी टेक्स्ट बुक से, तब जाके मुझे पता चला कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 2 × 3/4 है। तो पेरीमीटर का अगर आप फॉर्मूला डालते हो, सारी वैल्यू सही से पुट करते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 × 3/4 या फिर 4 3 12 + 3 15/4, सही आंसर आपका आ जाएगा। थर्ड, इफ़ 0.25 4f-3 = 0.05 10f-9, तो f की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ। आप क्या करो, 0.25 को 25/100 लिख दो और 0.05 को 5/100 लिख लो, तो 100 दोनों तरफ से चला जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला काफ़ी सिंपल हो जाता है। यहाँ पे मैंने किया हुआ है, अगर आप ऐसे ही करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.6, जो कि है डी। फोर्थ, इफ़ एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे एरिया ऑफ अ स्क्वायर है तो लेंथ सारी सेम की सेम होगी, तो L² = एरिया। तो यहाँ पे 441 है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? दैट इज़ योर आंसर। सो आंसर इज 21 मीटर बी। फिफ्थ, इफ़ प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ अ शूज़ इज़ 450, 450 रुपये के जूते हैं जिसके ऊपर 5% GST लगता है। तो यहाँ पे जूते की वैल्यू प्लस GST आपको करना पड़ेगा। तो 5% 450 का अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 22 रुपये 5 पैसे, सॉरी 50 पैसे। तो 22.5 को अगर आप ऐड करोगे 450 के अंदर तो आपको आंसर मिल जाएगा 472.5, जो कि है आपका आंसर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्लाइड पे। ठीक है, ठीक है। इफ़ रेडियस ऑफ अ वन सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर का रेडियस 7 सेंटीमीटर है और टोटल सरफेस एरिया जो है वो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन हाइट ऑफ अ सिलेंडर विल बी, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? तो यहाँ पे जब भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है, तो एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ऊपर का सर्कुलर ढक्कन और नीचे का सर्कुलर ढक्कन। तो ये जो वो है तो वो 2πr × h हो जाएगा, जो रेक्टेंगल हिस्सा हो जाता है सिलेंडर के बीच वाला। तो यहाँ पे 2πr/h प्लस ऊपर का ढक्कन πr², नीचे का ढक्कन πr², तो 2πr² रो। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2πr ब्रैकेट में h+r। इसके अंदर सारी वैल्यूज अगर आप डाल दोगे सही से, कैलकुलेशन सही से करोगे, तो आपको हाइट मिल जाएगी 15 सेंटीमीटर। सेवन्थ, 5/8 पावर -7 × 8/5 -5, इसको आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे रेसिप्रोकल का रूल याद रखो कि जब भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो अगर आप उसको उल्टा देते हो तो जो पावर है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 8/5 को अगर आप 5/8 करते हो तो -5 पावर बदल के हो जाएगा +5। तो इसी का फ़ायदा लेते हुए 5/8 -7 × 5/8 5, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम हो गई है, तो -7 + 5 हो जाएगा -2, और यहाँ पे -2 को मुझे +2 करना है तो मैंने फिर से उसको उल्टा दिया, तो हो जाएगा 8/5, तो 8² हो जाएगा 64/25, विच इज़ आंसर डी। अच्छा, इसी के साथ मैं इसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको टैली करना है, क्योंकि ये जूम्ड है तो कभी कभी समझ में नहीं आता, तो आप उस सॉल्यूशन से भी आप टैली कर सकते हो। डाउनलोड, फ्री टू डाउनलोड है, ओपन टू डाउनलोड है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। एथ, इफ 50/4 - 7x = 9, देन x =
7x को इक्वल टू के इस तरफ ले लीजिए, 9 को इक्वल टू के उस तरफ ले लीजिए, बाद में दोनों के बेस को कॉमन बना दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा -3/4 विच इज़ बी। यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन है, आप चाहो तो पॉज करके देख लो। 9th, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे क्यूब की 6 साइड होती है और 6 की 6 साइड इक्वल होती है, तो यहाँ पे हो गया L² और 6 फेसेस होने की वजह से 6L²। सो डी इज योर राइट आंसर। 10th क्वेश्चन, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मीटर स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। क्यूब के टाइम पावर 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 6 जीरोस आएंगे, तो 6 जीरो वाला है ए, सो ए इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन, 5√8 माइनस 2√32 माइनस 2√2, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो 32 को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 16। 16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो मिल जाएगा 4। उसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 8 को लिख सकते हैं 2 × 4। 4 को बाहर निकाल दिया तो 2√2। तो इसी को अगर मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया है √8 की जगह पे लिखा है 2√2 और आगे का 5, तो 5 × 2 10√2 माइनस 2 × 4 8√2 माइनस 2√2। तो यहाँ पे देखो 10√2 माइनस 8√2 माइनस 2√2, -8 -2 हो जाएगा -10, +10 -10 हो जाएगा 0, तो इसका आंसर मिल जाएगा 0। 12th, if x minus 1 is a factor of polynomial of x which is equal to 2x plus kx plus square root of 2, तो k की वैल्यू क्या होगी? अगर x minus 1 फैक्टर है तो x minus 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह पे 1 डालिए और p ऑफ x की जगह पे 0 डालिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अगर आप सही वैल्यू सही पे डालते हो तो आपको मिल जाएगा k इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2, तो B इज अ राइट आंसर। 13, -12 पावर 3 प्लस 7 पावर 3 प्लस 5 पावर 3, इन सभी के लिए आपको क्यूब्स याद रखने हैं। अगर नहीं रख सकते तो मल्टीप्लाई करके आप क्यूब की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, जब भी नेगेटिव का ऑड पावर हो 1 3 5 7 तो वो नेगेटिव ही रहेगा। तो -12 का अगर आप क्यूब पावर करते हो तो जो भी जवाब आए वो नेगेटिव ही आएगा। तो उसी हिसाब से आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, आपको आंसर मिल जाएगा 1260। 14th, डैश इज़ वन ऑफ द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, इनमें से कौन सा दिए गए पॉलिनोमियल का ज़ीरो है? अच्छा, पॉलिनोमियल का ज़ीरो होना मतलब वो ज़ीरो वैल्यू नहीं है, वो ऐसी वैल्यू है जिसको x की जगह पे रखने से पूरा पॉलिनोमियल का आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिए, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है चार जो भी ऑप्शन है उन सभी ऑप्शन को पॉलिनोमियल में रखिए, कैलकुलेट कीजिए और आंसर निकालिए। अगर ये आपको लेंथी लगता है तो दूसरा एक रास्ता है कि ये जो टर्म है ना उसको स्प्लिट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो मैंने स्प्लिट किया हुआ है, x³ - 6x² + 2x - 12। तो यहाँ पे x² को बाहर निकाल लोगे तो x - 6 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लिया तो x - 6। x - 6 x - 6 दोनों टर्म में कॉमन है, उसको बाहर निकाल लो तो x² + 2 x - 6। तो यहाँ पे देखो x² + 2 को 0 के साथ करोगे तो x² = -2 आ जाएगा, वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो x - 6 = 0 करोगे तो x = 6 आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, आपको जो भी इजी लगे। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, हाँ, द लाइन, ठीक है, द लाइन जॉइनिंग P 3, -2 एंड 3 4। अच्छा, यहाँ पे देखो x जो है वो दोनों में सेम है जबकि y बदल रहा है। जब भी x सेम हो और y बदल रहा हो तो आप समझिए कि वो y एक्सिस से पैरेलल है, क्योंकि y नहीं बदल रहा, सॉरी y बदल रहा है, x नहीं बदल रहा। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों पॉइंट इंडिकेट किए हुए हैं, तो वो y से पैरेलल है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दो आंसर सही है। इस पैरेलल टू y सही है, इस परपेंडिकुलर टू x एक्सिस ये भी सही है, क्योंकि y से पैरेलल हो वो ऑटोमेटिकली x से परपेंडिकुलर ही होगा। तो मुझे इस क्वेश्चन में कुछ तो झोल लग रहा है, बट आप इस तरीके के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो। और ऐसे केसेस में B किया तो भी आपको मार्क मिलेगा, C किया तो भी आपको मार्क मिलेगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। चलिए
एंगल ए सी डी इज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर ए सी डी 110 है, एंगल 60 है ए, देन बी क्या होगा? तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। वेन एवर देर इज़ अ एक्सटीरियर एंगल, तो वो बाकी के दो इंटीरियर एंगल के एडिशन के बराबर होगा। तो सी एक्सटीरियर जो है वो ए प्लस बी का एडिशन ही होगा। तो यहाँ पे देखो 60 प्लस 50 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे 110 है, ए 60 है, तो बी 85 होना है। सी एक्सटीरियर इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ए एक्सटीरियर इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। बी एक्सटीरियर इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। एक्सटीरियर जो है वो बाकी दो एंगल के एडिशन के बराबर होता है। ठीक है। 17th क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी, A is equal to C, AC is equal to 5 and BC is equal to 4, then the perimeter of triangle ABC is। तो यहाँ पे देखो जो ट्राइंगल है उसमें A is equal to C है, दोनों एंगल अगर सेम होते हैं तो वो ट्राइंगल जो है वो डेफिनेटली आइसोसेलेस होना है। आइसोसेलेस मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइडें सेम हैं। अगर उसकी दो साइडें सेम हैं तो ये 4 या 5 में से एक होगा। तो ट्राइंगल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ABC, तो AB इज इक्वल टू BC है, या फिर एंगल ए के सामने वाली साइड जो है वो एंगल सी के सामने वाली साइड से सेम होगी। क्यों? क्योंकि एंगल सेम है। तो इसी हिसाब से मुझे जो मिसिंग था साइड वो 4 मिल जाएगा। तो 5 + 4 हो जाएगा 9, 9 + 4 हो जाएगा 30। सो पेरीमीटर इज 30। 18, in triangle ABC, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of AC, then PQCB क्या बनाएगा? तो फिगर बनाओ, ट्राइंगल ABC, AB का मिड पॉइंट है P, AC का मिड पॉइंट है Q। इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो तीसरी वाली साइड से वो पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे PQ और BC जो है वो एक दूसरे से पैरेलल है। तो क्योंकि ये पैरेलल है, ये ट्रेपेजियम बनाता है। ट्रेपेजियम की स्पेशलिटी ये है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैज़ टू बी पैरेलल। तो यहाँ पे PQ और BC पैरेलल है। 19th क्वेश्चन, इन ट्राइंगल PQR, Q इज इक्वल टू 90, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। PQ जो है 5 सेंटीमीटर है एंड PR जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो एरिया क्या होगा? तो यहाँ पे आप पाइथागोरस से जो मिसिंग साइड है वो निकाल लो। मिसिंग साइड मतलब बेस निकल गया। तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 169 माइनस 25 144, जो कि है 12 का परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे 12 मिल गया। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस है 12, हाइट है 5, 12 5 60 डिवाइड बाई 2, दैट इज 30। सो ये 30 इज अ राइट आंसर। In a circle with a center P, AB and CD are congruent chords। congruent मतलब एक दूसरे के बराबर है। तो सर्कल के अंदर देखो AB और CD जो है वो एक समान नाप के हैं। इफ PAB इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि जब भी कोड सेम हो और वो सेंटर के साथ ट्राइंगल बना रहे हो तो वो दोनों ट्राइंगल भी एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट ही हो जाएंगे और एंगल्स भी सेम होंगे। तो यहाँ पे अगर ये 40 है, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि PA, PB, PC और PD ये सारे रेडियस हैं, और क्योंकि ये रेडियस है सारे सेम ही होने हैं। तो अगर साइड्स सेम हैं तो सामने वाले एंगल्स भी सेम होंगे। तो एंगल A और एंगल B सेम होंगे, एंगल C और एंगल D सेम होंगे। तो यहाँ पे एंगल A 40 है तो एंगल B भी 40 होना है। तो 40 40 हो गया 80, और तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेशन होता है 180। तो 180 माइनस 80 हो जाएगा 100। तो APB भी 100 होगा और CPD भी 100 होगा। तो यहाँ पे CPD पूछा है विच इज इक्वल टू 100। 21, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की स्पेशलिटी ये है कि ऑपोजिट एंगल का एडिशन जो है वो सप्लीमेंट्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ABCD अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो A + C 180 होना है। तो यहाँ पे एंगल A अगर 70 डिग्री है, ठीक है, और B + C जो है, तो अगर एंगल A 70 है तो ऑपोजिट उसका C है, तो वो 110 होना ही है। तो अगर C 110 हो जाता है तो उसको 160 में से माइनस करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। 22, the perimeter of a rhombus ABCD is 40 centimeter and BD is equal to 16 centimeter, then area of ABCD। रोम्बस का जो एरिया निकालना होता है वो होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। यहाँ पे रोम्बस मैंने दिखाया हुआ है। अगर पेरीमीटर उसका दिया गया है, रोम्बस की स्पेशलिटी है उसकी चारों साइड सेम होती है। तो अगर ये पेरीमीटर 40 है तो चारों सेम साइड होने की वजह से 10 10 10 10 हो जाएगी।
तो अगर आप इस डायगोनल्स, दूसरी स्पेशलिटी ये है कि डायगोनल एक दूसरे से परपेंडिकुलर ही होंगे, रोम्बस के सेम नहीं होंगे, दोनों डायगोनल की साइज़ अलग होगी बट वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 4 परपेंडिकुलर ट्राइंगल आपको मिल रहे हैं। अगर हाइपोटेनियस 10 है और एक डायगोनल 16 है तो उसका आधा हो जाएगा 8। सो 10 एंड 8, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर हो जाता है 36, जो कि 6 का स्क्वायर है। तो एक डायगोनल हमारी 16 है तो दूसरी 12 होगी। तो इसी हिसाब से अगर आप फॉर्मूला में सारी चीज़ें डालते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा 96। 23. The height of a cone is 24 centimeter and a slant height is 25 centimeter. तो what is the diameter? अच्छा, डायमीटर पूछा है। तो यहाँ पे पहले अगर आप पाइथागोरस डालोगे तो आपको रेडियस मिलेगा, और इन लोगों ने रेडियस भी दिया हुआ ही है, c = 7 सेंटीमीटर। तो जल्दबाजी मत करना, रेडियस को डबल करने के बाद ही आपको डायमीटर मिलेगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस से 7 जो कि रेडियस है उसको डबल करो 14, जो कि आपका आंसर है 23। मूविंग टू 4th स्लाइड। ठीक है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर। ठीक है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर विथ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट। फिर से इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला AT = 2πr r+h। सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे डाल रखी है, आप चाहो तो पॉज करके देख लो। इसका आंसर हमारा आ जाएगा 220। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर होता है 4πr², जहाँ पे एरिया तो दिया हुआ है, हमें रेडियस निकालना है। तो सारी वैल्यूज़ को सही से अगर आप पुट करते हो, सारी चीज़ें कट अच्छे से करते हो, तो आपको r = 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि 1 को प्राइम नंबर में ले लेते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके परफेक्ट 2 ही फैक्टर्स हो, 2 ही फैक्टर्स हो, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो 1 है, उसका एक ही फैक्टर है, वो 1 खुद, तो वो प्राइम नंबर में नहीं आता। तो शुरुआत होती है 2, 3, 5, 7, 11, इन सभी को ऐड करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है 5, 28/5, जिसका आंसर आ जाएगा 5.6। When a balanced dice is thrown, the probability of getting 3 is। जब भी आप डाइस को फेंकते हो, बैलेंस डाइट मतलब वो बायास्ड नहीं है, वो कुदरती तौर पे जो आना है भगवान के आशीर्वाद से वही मिलना है। तो उसमें फेवरेबल इवेंट 3 नहीं है, 3 आएगा, वो 6 में से वो पॉसिबिलिटी कितनी है? तो 6 में से 3 एक ही बार आ सकता है, तो फेवरेबल इवेंट 1 ही हो जाता है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 1 है, और टोटल उस डाइस में कितने नंबर्स हैं? 6, तो 1/6 इज द राइट आंसर। कोई भी नंबर हो उसका 1/6 ही होता है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, 3 है तो 3/6 डाल देते हैं, तो 1/2 C पे आके अटक जाते हैं, जो कि गलत आंसर है। 28, √3 - √2 टू द होल स्क्वायर इज एन डैश नंबर। रैशनल है, इरेशनल है? एक चीज़ आप याद रखो, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एडिशन इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी इरेशनल होगा, इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल होगा, इरेशनल और इरेशनल का डिवीजन भी इरेशनल होगा। कुछ भी कर रो, दोनों इरेशनल के बीच में कुछ करवा रहे हो तो वो इरेशनल ही होगा, तो उस हिसाब से आंसर आएगा बी, इरेशनल। फिर भी आपको थोड़ी मेहनत करने में मज़ा आता है तो आप a - b टू द होल स्क्वायर से इसको निकालो। तो यहाँ पे 5 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है, -2 √6 है वो इरेशनल है। जब भी रैशनल में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करो वो इरेशनल ही देगा। 29, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, तो a + c = 180 हो जाएगा, a - c = 20 है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो a आपको 100 मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। 30, PQRS इज अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसमें PQ हमारा 10 है, तो सारी साइड भी स्क्वायर होने की वजह से 10 ही होगी। और PR मतलब डायगोनल ढूंढना है, तो पाइथागोरस से हम डायगोनल ढूंढ सकते हैं। 10² + 10² हो जाता है 100 + 100 200, तो 100 आप बाहर निकाल लो तो वो स्क्वायर रूट में से निकल के हो जाएगा 10, तो 10√2 आपका सही आंसर है। 31, डैश इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 30 एंड 40 लीव्स अ रिमाइंडर 5। तो यहाँ पे आप बहुत ही आसान तरीका मैं बताता हूँ, 20, 30 और 40 का LCM ले लो। जब आप उसका LCM निकाल लोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपको एक आंसर मिल जाएगा 120। इसका मतलब ये है कि 120 नंबर जो है वो 20, 30 और 40 से परफेक्टली डिविजिबल है, बिना रिमाइंडर छोड़े, कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा।
तो अगर हमें रिमाइंडर छोड़ना है तो जितना रिमाइंडर चाहिए उतना रिमाइंडर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 120 में 5 रिमाइंडर चाहिए तो 5 ऐड करना पड़ेगा, तो सही आंसर हो जाएगा 125। 32 द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय। अच्छा, 3 कॉन्सिक्यूटिव एक के बाद एक आने वाले इंटीजर्स को हमें डिवाइड करना है तो कौन से नंबर से कर सकते हैं? इसका सीधा सीधा आंसर 6। आप याद रख लो जब भी प्रोडक्ट आए कॉन्सिक्यूटिव का, क्योंकि इसका प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा है। ठीक है। 33 द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स एस डैश 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसके 2 0, लीनियर पॉलिनोमियल हो तो उसका 1 0, क्यूबिक हो तो 3। मतलब x की मैक्सिमम जितनी पावर है उतने ज़ीरो उसके होने ही होने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 3 है तो उसके 3 ज़ीरोस होने ही हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोस मिलते ही हैं, भले ही वो सेम हो, भले ही वो 0 0 0 हो, बट उसके ज़ीरोस 3 होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमने कर लिया ना, 4th 5th स्लाइड। हमने कुछ तो गड़बड़ कर दी। हाँ, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कर दिया। अभी 5th स्लाइड की बारी। ठीक है, अभी हम सही है। ठीक है। इन अ 2 डिजिट नंबर, ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है। इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट 10th प्लेस इज 7। 10th प्लेस पे जो नंबर है वो 7 है, और 1st प्लेस पे जो नंबर है उन दोनों का एडिशन जो है वो 8 गुना है यूनिट प्लेस से। तो 7 प्लस एक्स जो बनेगा वो 8x के बराबर होगा। तो x को आप सॉल्व करोगे तो वो 1 मिलेगा, तो आंसर इज 71। अगर आप सारी वैल्यूज़ को देख के ही इस क्वेश्चन को समझो तो भी हो सकता है, ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो कि 71 में 7 प्लस 1 8 हो जाता है, जो 1 से 8 गुना है। आप सीधा ही बिठा सकते हो। 35 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डैश हैज़ अ 3 एज इट्स वन ऑफ इट्स रूट। नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से किसका 3 एक रूट होगा, मतलब 3 एक 0 होगा। तो यहाँ पे बहुत ही इजी है। 3 जितने भी हैं उसको स्प्लिट द मिडल टर्म कर लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी करोगे तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो -3 + 2, तो -3 उस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। सो सी इज योर राइट आंसर। ठीक है। 36 if the sum of the 3 consecutive terms of arithmetic progression is 48, the product of its first and the last is 252, then difference क्या होगा? तो इसको आप सॉल्व करना चाहो तो फर्स्ट टर्म को ले लो a माइनस डी, मिड टर्म को ले लो a, और उसके बाद जो कॉन्सिक्यूटिव उसके बाद वाला है वो a प्लस डी ले लो। तो अगर तीनों को ऐड करते हो तो 3a इज इक्वल टू 48 आ जाएगा, तो a हो जाएगा हमारा 16। अगर इसको आप a माइनस डी और a प्लस डी के मल्टीप्लिकेशन में डालते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, तो वो 252 हो जाएगा। तो a माइनस डी a प्लस डी तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो d इज इक्वल टू डिफरेंस इज इक्वल टू 2, आसानी से आपको मिल जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम है। 37 इफ़ 2k + 1 13 and 5k - 3 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन k इज इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पे अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका डिफरेंस सेम रहेगा, तो डिफरेंस विल बी सेम। तो a2 माइनस a1 करोगे वो a3 माइनस a2 के बराबर होगा। तो 13 माइनस 2k + 1 इज इक्वल टू 5k माइनस 3 माइनस 13। तो इन दोनों को आप इक्वेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा k इज इक्वल टू 4। चलिए 38 correspondence ABC is congruent to DEF. ABC and DEF are similarity if AB plus BC is equal to 10 and DE plus EF is equal to 12 and AC is equal to 6, then DF is equal to how much? यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखो, अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है, तो उसका जो पेरीमीटर है वो भी प्रोपोर्शन में ही होगा। तो इसमें एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ कि दोनों ट्राइंगल की जो पेरीमीटर है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी जो आप करोगे वो तीनों में से किसी के भी साथ सेम प्रोपोर्शन में बैठेगी।
तो यहाँ पे तीनों में से कौन सी साइड मेरे पास परफेक्ट अवेलेबल है? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मुझे AC दिया गया है और DF नहीं दिया गया, तो AC और DF का ही मैं प्रोपोर्शन ले लेता हूँ, ठीक है। तो पेरीमीटर बिठा दो, क्योंकि AB प्लस BC दिया गया है, DE प्लस EF दिया गया है, CA दिया गया है, CA मतलब AC, और FD हमें ढूंढना है। तो इन सभी को जब आप रख दोगे तो आप आसानी से DF निकाल सकते हो, जो कि है 7.2 सेंटीमीटर। चलो 39, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल DEF आर 4, 6, 8। लेंथ ऑब्वियसली दे दी गई है 4, 6 और 8, और ये कॉन्ग्रेंसी में है PQR के कॉरस्पॉन्डेंस टू DEF QPR। यहाँ पे नाम ध्यान से देखो, D के कॉरस्पॉन्डेंस में Q है, E के P है, F के R है। तो यहाँ पे D के सामने मैंने Q लिखा है फिगर में, E के सामने P और F के सामने R। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम बदल देने से कॉरस्पॉन्डेंस भी बदल जाता है। तो यहाँ पे देखो 4, 6 और 8 DEF के दिए गए हैं, और QPR का जो है वो पेरीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आप इस्तेमाल करो। देखो यहाँ पे 4, 6, 8 DEF का है, तो QPR में प्रोपोर्शन में होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 4, 6 और 8 का एडिशन कर देता हूँ। 6, 4, 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया। तो जब हम PQR की बात कर रहे हैं तो वो 18x हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शन क्या है हमें नहीं पता। तो 18x इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, हमें x 2 मिल जाता है, मतलब 2 गुना है, सब कुछ 2 गुना है, ठीक है। DE जो है वो PQ से 2 गुना है। तो यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं स्मॉलेस्ट साइड, तो यहाँ पे 4, 6, 8 में स्मॉलेस्ट 4 थी, तो यहाँ पे PQR में स्मॉलेस्ट होगी PQ। तो PQ जो है वो 4 से 2 गुना है, तो यहाँ पे 8 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप मैं जो बोल रहा हूँ तेजी से वो आप समझ रहे हो। 40th, in triangle XYZ, X and Y and Z are in the proportion of 1, 1, 2, 3। तो अगर XY 15 है तो YZ कितना होगा? तो यहाँ पे कोई भी एक ट्राइंगल बनाओ, उसका प्रोपोर्शन दिया गया है 1, 2, 3। तो 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6। तो 6x = 180 हो जाएगा, राइट, क्योंकि तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होना है। तो 6x = 180 होने से x हमारा मिल जाता है 30। तो यहाँ पे x जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा, y जो है वो 2 है, डबल है, तो वो हो जाएगा 60, और z जो है वो हो जाएगा 90। तो अगर मैं x y z की यहाँ पे अगर आपको फिगर दिखाऊं तो x हो गया 30, y हो गया 60, z हो गया परपेंडिकुलर राइट एंगल, जिसमें हाइपोटेनस दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो हमें yz मतलब हाइट निकालना है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से ही हो सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री से आप इसको सॉल्व करो, साइन 30 इस्तेमाल करो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का आधा आप कर दोगे तो 7.5 आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज आप सही से रखेंगे तो ही आंसर सही आएगा, ठीक है। इफ ट्राइंगल ABC एंगल A = 90, राइट एंगल ट्राइंगल है, AD इज अ मीडियन। यहाँ पे मीडियन का कॉन्सेप्ट समझिए। मीडियन जो है वो हाइपोटेनियस को इस तरीके से काटता है कि उसके 2 इक्वल हिस्से हों, और यहाँ पे मीडियन की जो लंबाई होगी वो हाइपोटेनियस से आधी ही होगी। हाइपोटेनियस अगर 12 सेंटीमीटर है तो मीडियन 6 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पे अगर मीडियन की वैल्यू दी गई है 6, तो हाइपोटेनियस ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको 12। तो उसी हिसाब से मुझे हाइपोटेनियस मिल जाता है 12, बेस हमारा है 10, तो उसी के हिसाब से मुझे हाइट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने AC पूछा है। तो AC अगर आप सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 2√11, सही से वैल्यू रखते हो तो 42। A 0,0, B 3,0, C 3,4 आर द वर्टिसेस ऑफ विच टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो अगर आप x एक्सिस और y एक्सिस में रफ में सारे पॉइंट्स को सही से रखते हो तो आपको पता चलेगा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए लास्ट स्लाइड, ठीक है। 43, द वैल्यू ऑफ 10, 20, 10, 25, 10, 45, 10, 65, 10, 70 सारे प्रोडक्ट में हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो 10, 20 जो है वो 10, 70 से कट सकता है। पूछो कैसे? क्योंकि 10, 70 को आप cot 20 लिख सकते हो, और 10 और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो वो कट जाएगा ऊपर नीचे। 10, 25 जो है वो cot 65 से कट जाएगा, ठीक है, और 10, 45 अकेला है जिसकी वैल्यू होती है 1, तो सही आंसर होगा 1। 44, the tops of two poles of a height 8 meter and 12 meter are connected by a wire।
यहाँ पे 18 मीटर और 12 मीटर के दो खंभे को जोड़ा गया है एक वायर से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैंने 18 मीटर, राइट साइड पे मैंने 12 मीटर लिया है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो ग्राउंड से 30 डिग्री बनाता है। तो मैंने यहाँ पे 12 मीटर के खंभे से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है जो कि बेस से पैरेलल है, तो दोनों एंगल 30 डिग्री हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो अपोजिट साइड सेम हो जाएगी 12-12। तो अगर लेफ्ट साइड वाला खंभा 18 मीटर का है और 12 मीटर रेक्टेंगल में आ रहा है, तो ऊपर वाला हिस्सा 6 मीटर ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल देखो, 6 मीटर हाइट है और 30 डिग्री एंगल बना रहा है, हाँ या ना। तो इसी के हिसाब से 6 और 30 दिया गया है, तो साइन का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो लेंथ ऑफ वायर मिल जाएगी। तो साइन 30 हो जाता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। हमें हाइपोटेनियस ढूंढना है, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन साइन 30। तो 6 अपॉन साइन 30, तो 6 अपॉन 1/2, 2 डिनोमिनेटर का ऊपर आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 12 मीटर। तो ये भी इजी था। 45, अ कॉर्ड ऑफ 0,5, अच्छा ये राउंड करके डॉट किया है, उसका मतलब ये सर्कल है 5 रेडियस वाला और जिसका सेंटर है 0, ठीक है। तो दो सर्कल है, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला और एक 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, मतलब एक ही सेंटर पे बने हुए हैं। और 5 सेंटीमीटर वाले सर्कल का जो कॉर्ड है वो 3 सेंटीमीटर वाले का टेंजेंट बन रहा है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है। तो यहाँ पे फिगर देखो, 5 सेंटीमीटर मैंने रेडियस बनाया है, 3 सेंटीमीटर रेडियस बनाया है, और टेंजेंट हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ट्राइंगल बन रहा है। तो हमारे पास हाइपोटेनियस है, हमारे पास वन ऑफ द साइड है, तो दूसरी साइड हमें मिल जाएगी हाइपोटेनियस से 25 - 9 विच इज इक्वल टू 16। 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पे एक साइड हो गई 4, हमें पूरे कॉर्ड की लंबाई चाहिए, तो दूसरी साइड वाली 4 भी हमें काउंट करनी पड़ेगी, तो 4 + 4 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर मीटर, जो भी दिया गया है। सो ये भी आई होप आपको इजी लगा होगा। 46, द एरिया ऑफ अ लार्जेस्ट ट्राइंगल इज डिस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल रेडियस 8 सेंटीमीटर इज। अच्छा, इसमें आप सीधा सीधा याद रखो कि जब भी सेमी सर्कल के अंदर आपको ट्राइंगल बनाना है और उसका एरिया ढूंढना है, तो वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर ही होगा। ये चीज़ आप गांठ बांध के याद रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस अगर 8 है तो उसका वो हो जाएगा 64 सेंटीमीटर, ठीक है, इंस्क्राइब्ड है, तो सेमी सर्कल के अंदर ट्राइंगल बन रहा है। तो 47, the radius of a frustum of a cone is 5 centimeter and 9 centimeter, height is 6 centimeter, then the volume is, फ्रस्टम का मतलब होता है कोन के ऊपर वाला कोन काट लिया तो जो हिस्सा बचता है उसको हम फ्रस्टम बोलते हैं। तो फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई इंटू एच इंटू r1² + r2² इन प्लस r1 इंटू r2। इनमें आप सारी वैल्यूज अगर सही से रखते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा 302 पाई। अगर आपको समझना है तो वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को आराम से देख लो। 48, x बार -2 लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2 नहीं आता, z आता है, ठीक है। तो x बार -z इज इक्वल टू 3 एंड x बार +z इज इक्वल टू 45। तो m क्या होगा? तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x बार आपको मिल जाएगा 24, z आपको मिल जाएगा 21, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस है, सीधा एडिशन करोगे तो x बार आपको मिल जाएगा, उसके हिसाब से z मिल जाएगा। तो x बार और z मिल गया, तो 3m इज इक्वल टू z + 2x बार, ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अंदर आप डालोगे तो z हमारा है 21, x बार हमारा है 24, तो यहाँ पे 24 48 हो जाएगा, 48 + 1 49, 59 69, तो 3m इज इक्वल टू 69 हो जाएगा, तो 23 आराम से हो जाएगा, इट इज़ वेरी इजी। चलो 49, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। अच्छा, किसी भी चीज़ के होने की सारी घटनाओं की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करें तो वो ट्रू इवेंट भी बनेगी, ठीक है। मतलब ग्लास अगर हाथ से गिर रहा है तो या तो वो हवा में अटक जाएगा या तो पानी गिरेगा, वो सीधा अटकेगा, उन सभी की प्रोबेबिलिटी संभावनाओं को ऐड करोगे तो वो ट्रू इवेंट, इसमें से कुछ ना कुछ तो होना ही है, तो प्रोबेबिलिटी इज 1। 50, लास्ट क्वेश्चन, the diameter and the height of a cylinder are 14 cm and 10 cm respectively। डायमीटर दिया गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डायमीटर और रेडियस में बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं, क्योंकि आधा नहीं करते, डायमीटर डाल के आंसर डाल देते हैं, और वो आंसर ये लोग साले देते भी हैं इसमें, तो आप फंस जाते हो।
तो डायमीटर दिया गया है, आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो फॉर्मूला आपके पास है 2πr ब्रैकेट r प्लस h, इन सभी में सारी वैल्यूज डाल दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। तो इसी के साथ हमारा मैथ्स का पेपर भी हो जाता है क्लियर। आई होप ये वाला सेशन भी आपके लिए रहा होगा इम्पोर्टेंट, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।